नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दक्षिणी हरियाणा में विकास व रोजगार के नए द्वार खोलने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिला के नांगल चौधरी में प्रस्तावित उत्तर भारत के बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण कार्य शुरू करने बारे में अधिकारियों के साथ मंथन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुष्यंत चौटाला ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि नांगल चौधरी में इस लॉजिस्टिक हब के बनने से दक्षिण हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा तथा महेंद्रगढ़ जिला के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। यह हब क्षेत्र के चहुमुखी विकास एवं रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को चंडीगढ़ में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से उनके आवास पर मुलाकात कर स्कूलों के कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने की मांग की। प्रदेशाध्यक्ष जवाहरलाल दुहन व रेवाड़ी के जिला प्रधान रामपाल यादव की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने बिजली मंत्री को स्कूलों की वित्तीय स्थिति से अवगत करवाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रहे। इसके बावजूद बिजली निगम उन्हें औसत आधार पर बिजली बिल भेजता रहा, जिससे कोरोना काल में बंद रहे स्कूलों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है तथा प्रतिनिधि मंडल ने कोरोना काल की अवधि के दौरान के बिजली बिल माफ करने की मांग की। परिवार पहचान पत्र के बिना नहीं मिलेगा पेंशन योजना का लाभ। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन योजना का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र के बिना पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो नागरिक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं वे 30 जनवरी तक अपना परिवार पहचान पत्र जरूर बनवाएं और यदि किसी के परिवार पहचान पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सरल केंद्र या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर दुरुस्त करवाएं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कृषि बिलों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा के जींद में बुधवार खापों ने लिया फैसला। 26 जनवरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। खापों ने बताया कि ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा के किसान 24 को ही दिल्ली कूच करेंगे। इसके साथ ही आंदोलन उग्र न हो इसके लिए भी खापे आंदोलन की निगरानी करेंगी। बता दें कि कंडेला खाप ने दिल्ली परेड के लिए 2000 ट्रैक्टर भेजने का फैसला किया है। खाप का कहना है कि अगर सरकार ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। 26 के बाद विधायकों और सांसदों पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। खापों के सदस्यों ने कहा कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली के लिए कूच करेंगे, इसलिए कमेटियों का गठन किया गया है। इस महापंचायत में खापों ने ऐलान किया है कि जब तक कानून वापसी नहीं होती तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। हरियाणा में कक्षा 6 से 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों को 1 फरवरी से खोल दिया जाएगा। इसकी घोषणा खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। 1 फरवरी से छठी से लेकर 8वीं की कक्षाएं लगनी शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइन के तहत सभी क्लास लगेंगे। इसके बाद अप्रैल के आखिर में परीक्षाएं होंगी। गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ किसान संगठन ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हैं तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस भी इसे लेकर एक अचूक रणनीति बना रही है। केंद्र सरकार में सुरक्षा मामलों को देख रहे एक शीर्ष अधिकारी की माने तो दिल्ली पुलिस किसानों की ट्रैक्टर परेड का सांप अपने गले में नहीं डलने देगी। ऐसी संभावना बहुत ज्यादा है कि किसानों को दिल्ली की सीमा के भीतर घुसने ही नहीं दिया जाए। इस आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों के पास जो इनपुट है उसके मुताबिक ट्रैक्टर परेड को दिल्ली के भीतर नहीं आने दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर परेड को लेकर हर तरह की जानकारी जुटाई गई है। मौजूदा समय में जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं सरकार उन पर भरोसा करने को तैयार है, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी ट्रैक्टर परेड में असामाजिक तत्व नहीं घुसेंगे। जैसे जैसे 26 जनवरी निकट आ रही है वैसे ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से खालिस्तानी संगठन के फोन आने की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। ट्रैक्टर रैली में कोर्ट का दखल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा हम प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते, इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली या फिर प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप अर्जी वापस ले सकते हैं, इस मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही डील कीजिए। यह ऐसा मामला नहीं है कि कोर्ट आदेश जारी करे। कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने वापस अर्जी ले ली है।
दुनिया भर के 138 देशों के सैन्य ताकत का लेखा जोखा बताने वाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने 2021 की रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें भारत पिछली रैंकिंग बरकरार रखते हुए चौथे स्थान पर है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर अमेरिका, रूस और चीन है। सबसे बड़ा उलटफेर पाकिस्तान ने किया है। पिछले साल 15वीं रैंकिंग पर रहा पाकिस्तान 5 पायदान की छलांग लगाकर टॉप 10 में शामिल हो गया है। टॉप 15 देशों में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी रैंकिंग बढ़ी है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों के बीच सेना की यह तेजी बताती है कि पड़ोसी देश ने जनता को उसके हालात पर छोड़कर सिर्फ सेना की ताकत बढ़ाई है। अहम तथ्य यह है कि पाकिस्तान ने इजराइल, कनाडा, ईरान और इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ा है। यह रैंकिंग 50 फैक्टर्स पर बनाई जाती है। इसमें सैन्य ताकत से लेकर वित्तीय, लॉजिस्टिक क्षमता, विकास की स्थिति और भौगोलिक ताकत शामिल है। यह रैंकिंग ऐसे समय आई है जब भारत का अपने पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है। भारत के सामने टू फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के राफेल फाइटर जेट को मार गिराने का संयुक्त अभ्यास भी किया था। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन रहे हैं। उनके ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादातर बिजनेस रियल एस्टेट में है। फोर्ब्स के मुताबिक ट्रंप के मौजूदा नेटवर्थ $2.5 बिलियन करीब 18,300 करोड़ रुपए है। वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 339वें स्थान पर हैं। जब वे प्रेसिडेंट बनने वाले थे तब फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति $3.7 बिलियन यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए आंकी थी। यानी 4 साल के दौरान उनकी संपत्ति $12 बिलियन करीब 8,770 करोड़ रुपए कम हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को पिता फ्रेड ट्रंप से $413 मिलियन करीब 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। फ्रेड ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। रियल एस्टेट के अलावा इसका बिजनेस होटल, गोल्फ और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों का है। नॉर्थ अमेरिका के बाद ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस की जड़ें भारत में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। उनकी कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2013 में भारतीय रियल एस्टेट बाजार में कदम रखा था। भारत में कारोबार से उन्हें करीब 168 करोड़ रुपए की इनकम भी हुई है। भारत में उनकी संपत्ति लोडा ग्रुप, पंचशील रियल्टी, ट्रिबेटा यूनिमार्क, M3M इंडिया, IREO जैसे रियल एस्टेट ग्रुप के साथ काम कर रही है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई, पुणे, कोलकाता और गुरुग्राम में ट्रंप टावर बनाए हैं। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी LG अब स्मार्टफोन सेगमेंट से निकलने की तैयारी में है। कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार कंपनी स्मार्टफोन कारोबार से हटने और बिजनेस घटाने समेत सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। भारत के स्मार्टफोन बाजार में LG की हिस्सेदारी 0.5% से भी कम है। इसके सबसे अधिक हिस्सेदारी 2011 में 7% थी। रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के अनुसार 2018 में ग्लोबल मार्केट में इसका हिस्सा 3% था। तब यह 7वें नंबर पर थी। उसके बाद यह टॉप 7 से भी बाहर हो गई। कोरिया हेराल्ड अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार LG अपने 60% कर्मचारियों को दूसरे बिजनेस या फिर अन्य सहयोगी कंपनियों में शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। बाकी बचे 40% कर्मचारियों का क्या होगा, इस पर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कोई सफाई नहीं दी है। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि स्मार्टफोन बिजनेस पर फैसला चाहे जो हो, लेकिन किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। स्मार्टफोन बिजनेस में कितने कर्मचारी हैं, कंपनी ने अभी तक यह भी नहीं बताया है। नई ऊंचाइयों पर बाजार। सेंसेक्स 393 अंकों पर यानी 49,792 पर बंद हुआ। IT और ऑटो शेयरों में हुई जमकर खरीदारी। इसी तरह निफ्टी भी 123.55 अंकों पर यानी 14,644.70 पर बंद हुआ।